तीन तलाक ऐसा मुद्दा है जिसे मुस्लिम समाज के धर्मगुरु और पर्सनल लॉ बोर्ड ना तो वाजिब साबित कर पाया है और न ही इसे गलत रिवाज को खत्म करने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तीन तलाक यानी तलाक की बिद्दत को असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब केंद्र सरकार तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाने जा रही है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सवाल उठा रहा है कि इतनी जल्दबाजी क्यों, ऐसे कानून की जरूरत क्या है। हैदराबाद की गौसिया बेगम की आप बीती से मिल सकता है। गौसिया बेगम की शादी 2008 में अपने से 2 गुने उम्र के ओमान के एक नागरिक के साथ हुई थी। गौसिया बेगम की शादीशुदा जिंदगी इस साल 15 अगस्त के दिन तक अच्छी खासी चल रही थी। ओमान से उसका पति हर महीने पैसे भेजता था, हर साल मिलने भी आता था, लेकिन 15 अगस्त को ओमान की राजधानी मस्कट से फोन करके उसने गौसिया को 3 बार तलाक बोला और रिश्ता खत्म कर दिया। बेसे थे, उनकी उम्र 60 साल था। ओमान में रहने वाले निजवा में सईद बिन जोहरा नाम है उनका, सईद बिन जोहरा अल राजी। तो शादी करे ब्रोकर्स, एक लेडीज एक जेंट्स। मेरे मम्मी मेरे डैडी सब शादी में शामिल थे। उस वजह से क्या बोलते समय मेरी शादी हो गई। होने के बाद में 15 अगस्त 2017 को फोन आया, तलाक बोल के फोन आया। तो मैं बेहोश हो गई कि मेरे हस्बैंड ऐसा क्यों बोले, हर महीना मेरे को पैसे भेजने वाले। उस दिन जिस दिन वो बोले उस दिन पैसे भेजने का दिन था, उसी दिन तलाक बोलते मैं गिर गई। मैं उठा तो सब लेके आए। तो मेरी इतनी अपील है सुषमा स्वराज से कि उन्होंने मेरी तेलंगाना से अपील सबसे करके मेरे को उनको बुला के ये पूछिए कि मेरे को ये तलाक देने की वजह क्या है। गौसिया बेगम उन तमाम महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए केंद्र सरकार गुरुवार 28 दिसंबर को संसद में बिल पेश करने जा रहा है। इस बिल में 3 तलाक को असंवैधानिक बताया गया है और 3 तलाक देने वालों को 3 साल की सजा देने का प्रावधान भी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है ट्रिपल तलाक को खारिज करते हुए, उसके रोशनी में हमने बिल लेके आए हैं। सभी विपक्षों से मैं उम्मीद करता हूं और निवेदन करता हूं वो इसको सर्वसम्मति से पास करा दे। तमाम इस्लामिक देशों ने ट्रिपल तलाक को, तलाक बिद्दत को इलीगल भी करार दिया है, अपराध की श्रेणी में भी रखा है। तो निश्चित तौर से हमें जो है वो सुधार की दिशा में आगे बढ़ना होगा और सुधार की दिशा में आगे बढ़ने के लिए इसका कोई मकसद नहीं है कि किसी को परेशान किया जाए, बल्कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनका जो संवैधानिक अधिकार है, जो जेंडर इक्वलिटी का अधिकार है, उसको देना है मकसद, और वो मकसद दे के रहा जाएगा। सरकार मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से बचाने के लिए हर हाल में इस बिल को पास कराना चाहती है। इसलिए बीजेपी के सभी सांसदों को व्हिप जारी कर दिया गया है कि वो 28 और 29 दिसंबर को संसद में मौजूद रहें। सरकार ने विपक्ष से भी सहयोग मांगा है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 3 तलाक के खिलाफ बिल की वापस लेने की मांग कर रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 24 दिसंबर को बैठक की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सरकार ने मुस्लिम संगठनों की राय लिए बिना ऐसा बिल तैयार किया है जिससे मुस्लिम महिलाओं की दिक्कतें बढ़ेंगी। बिल का विरोध शुरू होते ही विपक्ष को भी लगने लगा कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जो राय है, वो हम मानते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का राय के मुताबिक ये सरकार नहीं चलते। ये सरकार एक सिविल मामले को एक क्रिमिनल मामले में तब्दील कराना चाहते हैं। जो कम्युनिटी के रिलीजियस लीडर्स हैं या कम्युनिटी के और दूसरे लीडर हैं, उनसे बात करो। आप बगैर बात किए हुए आप मौसे की इस तरह का बिल लेकर आ रहे हो, तो इसका मतलब तो यह है कि आप अपनी जो ताकत है उसके नशे में चूर हैं और आप उसमें किसी की कोई रीजनेबल बात नहीं सुनना चाहते। तो आप पनिशमेंट इस तरह के दोगे, औरत को नुकसान ना हो। जेल में आप मर्द को भेज दोगे तो औरत को का मेंटेनेंस कौन करेगा? सब्सिस्टेंस का इलाज कहां से मिलेगा उसको? तो इसी सवाल पर बात करने के लिए क्या इस कानून की जरूरत है और क्या सरकार जल्दबाजी में इस कानून को लागू कर रही है जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है? क्या इन दोनों तथ्यों में दम है या फिर सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद कानून बनाना एक मजबूरी हो जाती है सरकार की? इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के लीडर सुधांशु मित्तल है, हमारे साथ कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन प्रियंका चतुर्वेदी है, हमारे साथ मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी है जो
3 तलाक के फेवर में है। हमारे साथ मोहम्मद साजिद रशीदी साहब हैं, चेयरमैन है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, नोएडा स्टूडियो में मौजूद है। रिजवान अहमद साहब सोशल एक्टिविस्ट लखनऊ स्टूडियो में है, और साथ ही साथ अंबर जैदी सोशल एक्टिविस्ट नोएडा स्टूडियो में। प्रियंका जी, सबसे पहला सवाल आपसे, आपको तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इस बिल को पास कराने में? नहीं, हमें तो कोई दिक्कत है भी नहीं। बस हम ये चाहेंगे कि जो भी बिल पास हो, जो कानून में बनेगा उसको स्वीकारा जाएगा, तो ऐसा कानून हो जो महिलाओं को हर तरीके से, मुसलमान महिलाओं को जिनको इस तरीके से तलाक मिला हुआ है, इंस्टेंट तलाक मिला है, उनका सशक्तिकरण हो और उनके परिवार का भी ध्यान दिया जाए। तो एक सशक्त कानून बनना जरूरी है। और अगर कहीं ना कहीं हमें इस बिल में ऐसा लग रहा है कि महिलाओं को की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो उन चीजों को हम पार्लियामेंट में उठाएंगे और पार्लियामेंट में हम उम्मीद करेंगे कि उस बिल के जरिए जो कानून बनेगा और जो जो कमियां हैं उस बिल में, उसको पूरी कर सरकार एक सशक्त कानून बनाएगी। आपको प्रियंका जी कहां लगता है, कहां लगता है कि बिल महिलाओं के लिए ठीक नहीं है और महिलाओं के हक पूरी तरह से उन्हें नहीं मिल रहे हैं? नहीं, मैंने ये कहीं नहीं कहा कि महिलाओं को उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर ही लिया था कि जिस तरीके से तलाक बिद्दात चल रहा था और जिस तरीके से महिलाओं को उनको दरकिनार किया जा रहा था इस वजह से, तो उनका सशक्तिकरण होना जरूरी था। वो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 6 महीने के अंतर्गत पार्लियामेंट में ये बिल आना जरूरी है। हम उम्मीद ये जरूर करते थे कि ये बिल आने से पहले सारे जो भी सेक्शंस हैं जिनके लिए ये एक तरीके से इम्पैक्ट करेगा, उन सारे सेक्शंस को लेकर एक सशक्त बिल बनेगा। तो जहां जहां जैसे क्रिमिनलाइजेशन का मुद्दा है, जिस तरीके से महिलाओं की फाइनेंस का मुद्दा है कि एक बार अगर उनको डिवोर्स कर छोड़ दिया तो उनका फाइनेंस कौन करेगा, बच्चों का ध्यान कौन देगा, ये सारी चीजें हम चाहेंगे कि वो बिल क्लैरिफाई करे। और जब कानून बने तो इन सारे जो मुद्दे आगे जाकर महिलाओं के लिए तकलीफ बन सकते हैं या तकलीफ का रास्ता बन सकते हैं, उसको खत्म करना भी बहुत जरूरी है। खत्म करना जरूरी है, लेकिन सुधांशु जी मुझे 2 बात समझाइए। बिल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये कतई नहीं कहा कि आप नया कानून बनाएं, हमारे सामने खड़ा कर दिया जाए, हम पास कर दें। प्रियंका जी 1 मिनट, मेरा बड़ा सीधा सवाल है सुधांशु जी से। सुधांशु जी, अगर 3 तलाक असंवैधानिक हो गया है तो आप माने न माने, संसद पास करे न करे, लेकिन महिलाओं को उनका अधिकार मिल गया है, ऐसे में नए कानून की जरूरत कहां है? और दूसरा मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जो गुजारा भत्ता वाली बात है, अगर पति को जेल में डाल दिया 3 साल के लिए, तो वो कैसे अपनी पत्नी को और बच्चों को गुजारा भत्ता दे पाएगा? दीपक जी, पहले स्पष्टता से बात हो जाए कि कांग्रेस किस तरफ खड़ी है। जब प्रियंका जी कह रही गुजारा भत्ता, तो मुझे ध्यान आता है कि शाह बानो का जो निर्णय और फैसला था, जिसमें यह था कि मेंटेनेंस जो है वो महिला को, जिसको अगर तलाक दिया गया तो देनी पड़ेगी, तो उसको तो इन्होंने ही संवैधानिक संशोधन करके उल्टा था। आज ये उसकी बात कर रही है, मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है। मैं 2-3 स्पष्ट चीज करना चाहता हूँ। कहा जा रहा है कि भाई इसको आपराधिक मामला क्यों बनाया जा रहा है, तो ज्यादा ठीक रहेगा। अभिप्राय तो आपका बनता है, क्या क्या आपकी जिम्मेदारी है, उसका तो एक पॉजिटिव निष्कर्ष निकल सकता है। वरना बार-बार पहले के दशक में जाकर आप बहस शुरू करेंगे तो न ही आपको फायदा होता है, न ही महिलाओं को फायदा होता है। आपको क्या हो गया? जो अभी डिस्कशन हो रहा है, आप उस पर ध्यान न देकर आज आपके पिछले दशक की बातों पर उठाए। अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना, मुझे मेरी बात रखने दीजिए। दीपक जी, मैं अपनी बात कर लूँ क्या? जी बिल्कुल। इसमें दोहरा क्या है? अरे भाई साहब, एक मिनट, पहले मैंने आपको कम से कम 4 मिनट दिए प्रियंका जी, उसको लाकर 52 पेज में डाल दिया इतने सालों में। तो ये सवाल आप पे भी पूछा जा सकता है कि दोहरा मापदंड राम मंदिर के लेकर क्यों है? मुद्दे पर रहें तो ज्यादा ठीक है, और आज के मुद्दे पर रहें तो ज्यादा ठीक रहेगा। चर्चा हो सकती है क्या? आप बिल्कुल सभ्य तरीके से होगी प्रियंका। प्रियंका प्लीज बीच में ना बोले, प्रियंका प्लीज बीच में ना बोले। सुधांशु जी, दीपक जी, जहां तक इस बिल का सवाल है, एक गैर कानूनी चीज के
आपराधिकरण करना इसलिए जरूरी है ताकि लोगों में इसके प्रति सम्मान आ जाए। अभी आपने सुना सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद भी लोग इस तरह की प्रथा में अभी भी लोग लगे हुए हैं। जैसे सती का हुआ, जैसे दहेज लीजिए, सबसे बड़ा कानून लीजिए दहेज का। दहेज भी तो सिविल मैटर था, लेकिन उसको आपराधिक इसलिए बनाया गया क्योंकि ये कुरीति है। समाज में अगर कुरीतियों को खत्म करेगी नहीं सरकार, तो सरकार अपना उत्तरदायित्व पूरा नहीं कर रही है। इसको इसलिए आपराधिक करा गया है ताकि कोई जना ये काम करने की हिम्मत सरकार ने तो खत्म ही नहीं किया ना, सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया। आपराधिक खमियाजा भुगतेगा। इसको इस बिना पे मैं अपनी बात खत्म कर लूं। पता नहीं क्या हो गया इनको, क्या ऐसी कैसे क्या हो गया भाई। तो इसलिए ये जरूरी है कि हमारे कानून सशक्त बने ताकि कानून के उल्लंघन ना हो और उल्लंघन करने वाले को सख्त से सजा सख्त मिले। और ये पहली बार नहीं हुआ है कि किसी धर्म में जो कानून है जो जिनको कि हम लोग सिविल लॉज कहते थे, सिविल लॉज में क्रिमिनल लायबिलिटी पहली बार थोड़ी ठीक है सुधांशु जी, मैंने सवाल कई सारे हैं, सवाल कई सारे हैं। बाल विवाह का एग्जाम्पल दिया, मैं आपको उसके साथ साथ इसका सती का देता हूं। सवाल कई सारे हैं सुधांशु जी। सवाल ये भी है कि अगर तलाक बिद्दत के बारे में 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित किया है तो इस बिल में तलाक की डेफिनेशन क्या है, कैसे मुस्लिम महिला पति को तलाक देगी, ये भी साफ नहीं है। आप मुझे बताइए मोहम्मद साजिद रशीदी साहब कि आपको क्या लगता है क्यों ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसको टोटल रिजेक्ट कर रहा है? नहीं, देखिए इसमें एक बहुत बड़ा पहलू ये है कि ये एक धार्मिक इशू भी है, सामाजिक बुराई के साथ साथ एक धार्मिक इशू भी है। और सरकार को कहीं ना कहीं चाहिए कि जो धर्म के जानकार लोग हैं उनको कम से कम एक बार बिठाए तो सही। आप इसमें बुराई क्या है? हिंदुस्तान में हिंदुस्तान आपने माना है कुरीति का मसला था, 70 साल हो गए। आपने माना है कुरीति का मसला था, 70 साल हो गए। आप लोग कुरीति अपने समाज में चल नहीं दे रहे। नहीं, आप 2018 के 21वीं सदी को आप समझ नहीं पा रहे। दीपक जी, ये कुरीति नहीं थी, ये एक धार्मिक इशू है। ठीक है, उसको एक धर्म के एंगल से बिदअत कहा जाता था, गलत कहा जाता था, ये अलग बात है अपने आप में, लेकिन इसको कुरीति नहीं कहा जा सकता। देखिए कुरीति में और रिलीजियस मैटर में बहुत फर्क होता है। सुधांशु सिंह ने अभी कहा है कि जहेज जो है वो सिविल था। जहेज जो है एक सामाजिक बुराई है, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आप कोई भी सामाजिक एंगल से लेकर अगर कोई कानून बनाना चाहते हैं, आप उसको सिविल बनाइए, क्रिमिनल बनाइए। दूसरी बात ये, जैसे नकवी जी की बाइट आपने सुनाई कि 22 देशों में ये कानून तलाक बिदअत जो है बैन है। मैं मानता हूं बैन है, लेकिन वहां क्रिमिनल ऑफेंस इसको नहीं माना गया। वो उन्होंने गलत बोल दिया कि क्रिमिनल माना गया, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। तो आप क्रिमिनल ऑफेंस बनाने के लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में जैसे जहेज के नाम पर, जैसे डाउरी के नाम पर मर्दों को परेशान किया जाता रहा, आज क्या फिर एक हथियार आप देने जा रहे हैं समाज के अंदर कि फिर मर्दों को इसका मतलब बिल्कुल अंबर जवाब लूंगा, अंबर फिर परेशान किया जाएगा। वैसे रशीदी साहब आपका बताओ, अंबर जवाब दीजिए। क्या ये महिलाओं को एक हथियार दिया जा रहा है कि पुरुष को जो है वो आप दीपक जी, मेरा मानना ये मिसयूज तो हर लॉ का होता है, लेकिन अब तक हमारे देश में सबको समानता का अधिकार मिला हुआ था। हर धर्म की महिलाओं को उनको समानता का अधिकार मिला हुआ था, हिंदू महिलाएं हो, सिख हो या फिर क्रिश्चियन हो। सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम महिलाएं थी जिनको उनका हक नहीं मिला हुआ था, किसी भी कानून के तहत वो सुरक्षित नहीं थी। अब जबकि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम महिलाएं थी जिनको उनका हक नहीं मिला हुआ था, किसी भी कानून के तहत वो सुरक्षित नहीं थी। अब जबकि कानून बनने जा रहा है, मैं ये नहीं कह रही कि कानून एकदम परफेक्ट है, अगर कहीं संशोधन की गुंजाइश है तो उसमें संशोधन होना चाहिए। और जो हमारे इस्लामिक जानकार हैं उनसे भी एक बार बिल को पारित करने से पहले एक बार उनके साथ कंसल्ट होना चाहिए। मैं मानती हूँ उस चीज को। कहीं ना कहीं अगर कोई गुंजाइश है संशोधन की तो वो होना चाहिए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से कि ये धर्म का मामला है। ट्रिपल तलाक से धर्म का कोई लेना देना नहीं है। आप बताइए नोमानी साहब, क्या ये धर्म का मामला है? देखिए, तलाक का मामला जो है इस्लामी शरिया के हिसाब से धर्म का भी समाज का भी है। नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसको साफ इनकार कर चुका है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बोलने दीजिए ना, मुझे जितना टाइम उन लोगों को देते सिर्फ हमें आधा टाइम दीजिए। आधा लीजिए, पूरा लीजिए। ये मामला ये है कि मैं आपके चैनल से आपके सामने कई बार कह चुका हूं कि जब तक जो है वो सजा देने वाला कानून नहीं बनेगा, ये तलाक बिदअत में जो है वो रुकावट पैदा नहीं होगी। आपने हमें कैसे कह दिया कि हम 3 तलाक के हामी हैं? हम तो उसको अपराध और जुर्म मान रहे हैं। कानून बने, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी जो है लखनऊ में जो इजलास हुआ, जो प्रेस रिलीज आई है, जो और तजवीज है और जो उन्होंने लेटर लिखा प्रधानमंत्री को
कि माना है कि जो है वो सजा मिलना चाहिए जो लोग 3 तलाक एक साथ दे रहा है, लेकिन जो उसमें जो कमियां हैं और जो खामियां हैं उनको दूर कीजिए आप। उसमें एक खामी जो है बहुत बड़ी है कि तलाक़े बाइन जो है जिसमें हलाला की जरूरत नहीं पड़ती है उसको भी उसमें आपराधिक श्रेणी में डाल दिया है बिल में जो है। दूसरी बात यह है कि जो है उसको जब आपने जो है प्रभावीहीन माना है, निष्प्रभावी माना है और जो है बिल्कुल उसको असंवैधानिक माना, तो तलाक हुई नहीं है। तो आप जब तलाक हुई नहीं, अपराध हुआ नहीं, तो आप सजा किसकी दे रहे हैं? जब आप उसको जेल में डाल देते हैं पति को 3 साल के लिए, तो खाना खर्च जो है वो कौन देगा? तो ये सारे जो है मुद्दे हैं। अग्री करते उसमें इलीगल और जितने भी उसमें बहुत सारे जो है उसमें ये है, हमें लगता है कि जल्दीबाजी में जो है भागम भाग में जो है वो मसौदा जो है तैयार कर लिया गया और इस तरह की खामियों को जो है वो नहीं देखा गया है। और दूसरी बात यह है कि पूरे देश में क्रिमिनल लॉ जो है वो सबके लिए जो है बराबर समान यह है। तो आप जो है सिर्फ मुस्लिम के लिए उसमें कैसे करेंगे? आप उसको जो है सिविल एक्ट के तहत लाके सजा क्यों नहीं दे रहे हैं? 2 साल, 2.5 साल, 3 साल जो भी आप देना चाहते हैं। नहीं, आपने खुद कहा कि आप क्रिमिनल एक्ट का समर्थन करते हैं। नहीं, कानून का समर्थन करते हैं। सजा दीजिए, सिविल एक्ट के तहत जिसको ताज़ीरी सजा बोलते हैं। अगर वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है तो क्या एज ए क्रिमिनल सजा नहीं? क्रिमिनल ऑफेंस है, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है ना, वो सिविल एक्ट के तहत आता है। ये निकाह तलाक का मामला खुद जो है वो सिविल एक्ट के तहत है, इसीलिए आप जो है चलिए आप उसको घुमा के बोल देता हूँ, उसमें घुमा के बोल देता हूँ। डोमेस्टिक वायलेंस बिल है ना, हिंदुओं के लिए भी है, मुसलमानों के लिए भी है। अगर उसको कोई प्रताड़ना देता है, अगर उसके साथ कोई भेदभाव करता है, वो सामान्य है। मैं तो मान रहा हूँ ना कि आप सामान्य जब क्रिमिनल ऑफेंस है तो मुस्लिम के लिए आप क्यों बना रहे हैं इसको? जो है आप अगर सुप्रीम कोर्ट आपको बोले कि नहीं आप इसको अमेंड करो, ऐसे कई बात चलता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसकी अवहेलना पर यह सजा क्यों नहीं दे रही सरकार? अच्छा, ठीक है। कंडम ऑफ कोर्ट की भी तो सजा दी जा सकती है ना फौरन। अभी प्रियंका के पास जाऊंगा, उससे पहले सुधांशु मित्तल जी, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि आपने ये तो बता दिया कि 3 तलाक गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, तो मुसलमानों में तलाक का तरीका क्या है? कम से कम बिल में इसको तो डिफाइन कर दीजिए। दीपक, जब तलाक निष्प्रभावी है तो वो हुई कहाँ गई है? कहाँ रहे वो? तरीका अलग ऑलरेडी है। कानून के अंदर जो है वो फॉलो होंगे ना। अभी भी सिविल लॉ में तलाक करने की एक प्रक्रिया है और वो मुसलमान फॉलो करेंगे। तो ट्रिपल तलाक अगर वो देंगे तो ये गैर कानूनी है और जो भी गैर कानूनी काम करता है उसको सजा मिलेगी, ये तो स्पष्ट है। अच्छा, अभी बड़े बड़े अजीब से तर्क में सुन रहा था कि भाई ये सिर्फ एक धर्म वालों के लिए करा जा रहा है। अरे बाल विवाह हो रहा है, हमारे यहां धर्म में प्रथा थी, तो बाल विवाह पे हमने उसको क्रिमिनल बनाया नहीं बनाया, आपराधिक बनाया नहीं बनाया? आप कहिए ये तो एनसीआरबी का डाटा देखा बाल विवाह बनाया गया, ये तो किसी और के लिए। एनसीआरबी का डाटा आपने देखा सुधांशु जी, 1 करोड़ बाल विवाह हुए हैं जिसमें 90 लाख हिंदू हैं। से निकल के 1 करोड़ बाल विवाह हुए हैं जिसमें 90 लाख हिंदू हैं। और इंसानों की कानून आने के बाद बात हो रही है। मैं अपनी बात रखूं, उसके बाद आप मुकदमा होता है, लेकिन खुद तो होता रहता है ना। बिल्कुल बहुत सारे कानूनों के अंतर्गत क्यों नहीं लाया जाता इसको? महिला के हक में अगर कानून कोई बनता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। अरे सर, डोमेस्टिक वायलेंस है, 498 है। मैं 1 मिनट ठीक कराता हूँ। मुझे लग रहा है प्रियंका जी भी थोड़ी असहज हैं। वो जो वायर उनको कनेक्ट कर रहा है वो शायद उनको सुनाई नहीं पड़ रहा है। मैं ब्रेक के लिए रुकता हूँ, वापस आऊंगा, प्रियंका जी से बहस की शुरुआत करूंगा कि उनके हिसाब से क्या क्या सजेशन होने चाहिए इस बिल में। ब्रेक के बाद तो हम बात कर रहे हैं 3 तलाक के मुद्दे की। सरकार जो नया बिल लेकर आ रही है, क्या इसमें खामियां हैं? मुस्लिम समाज के कई सारे लोग बोलते हैं कि इसमें सुधार की बेहद गुंजाइश है। क्या सरकार ऐसा करेगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। मैं सीधे चलूंगा प्रियंका जी के पास। प्रियंका जी, मुझे एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति 3 तलाक देता है तो वो असंवैधानिक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। और दूसरी बात यह कि अगर कोई अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता है या अपनी वाइफ को प्रताड़ित करता है या परिवार में किसी को प्रताड़ित करता है, तो उसके लिए डोमेस्टिक वायलेंस का कानून ऑलरेडी है, जो हिंदुओं में भी एप्लीकेबल है और क्या बोलते हैं मुसलमानों में भी एप्लीकेबल है, ईसाई में भी एप्लीकेबल है, सिख में भी एप्लीकेबल है। तो आपको लगता है कि क्या किसी नए कानून की जरूरत है?
नहीं, ऐसे तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत तो ऐसी सारी चीजें हैं। फिर हम कह सकते हैं कि जो हिंदू कोड बिल हुआ, बाकी कोड बिल्स हुए, जहां महिलाओं का सशक्तिकरण की बात आई, तो वो सब लागू हो सकते हैं। ये बात सोचना गलत है। एक एक्ट होना जरूरी है, एक कानून बनना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी मुसलमान महिलाएं सामने आकर कह रही थी कि उनको कहीं ना कहीं अपने खुद की अधिकारों में कमी महसूस हो रही थी, क्योंकि बाकी सारे वर्गों में महिलाओं के लिए काफी ऐसे लॉज हैं। दूसरी बात इम्प्लीमेंटेशन की हो सकती है कि आज अगर इंडिया में सबसे ज्यादा चाइल्ड ब्राइड्स बनती हैं तो इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है। पर एक सशक्त कानून जरूर है कि अगर इस तरीके की कार्रवाई होती, इस तरीके की घटना सामने आती है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। वो दहेज का मुद्दा हो, चाइल्ड मैरिज का मुद्दा हो, उसी तरीके से अगर किसी तरीके से इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की जो बात है, अगर एक कानून बन जाता है तो उस कानून से एक महिला को, मुसलमान महिला को ये बिल्कुल फीलिंग होगी कि उनके पास भी वो अधिकार हैं, वो उसको लेकर पुलिस जा सकती है और उनको न्याय मिल सकता है। तो एक कानून बनना जरूरी है। मैं खुद पर्सनली ये बात मानती हूं। ठीक है। ऐसा कानून बने कि जब बिल के स्टेज पे हो उस पे मैं आप सीधे सुधांशु जी के पास चलूंगा। सुधांशु जी, मुझे ये बताइए कि आपने तलाक बिद्दत को मना कर दिया, ठीक है, तलाक बिद्दत मना हो गया, कोर्ट ने भी इसको असंवैधानिक बताया, लेकिन मुसलमान महिलाओं के लिए तलाक का सही तरीका क्या है, ये इस बिल में कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। न ही आपने मुस्लिम लोगों से बात की, न उनके धर्मगुरुओं से बात की, न उनके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनसे बात की। भले से आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से बात नहीं करते, क्योंकि उसके अपने प्लस एंड माइनस पॉइंट है, लेकिन आप बड़े विद्वानों से तो इसको डिस्कस कर सकते थे। फिर मैं रिजवान भाई के पास जाऊंगा इसी सवाल को लेकर। दीपक जी, पहले तो समझ लें कि ये जो बिल आ रहा है, अभी तो बिल बना ही नहीं, अभी तो कैबिनेट ने मंजूरी दी है और बिल तो उस दिन होगा जिस दिन पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। कल हो जाएगा। और बिल इंट्रोड्यूस होने के बाद उस पर बहस होगी और बहस होने के बाद संसद तय करेगी। तो पहली स्थिति तो एक समझ लें। दूसरी बात ये समझ लीजिए कि अभी सीमित विषय है। सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रिपल तलाक के मामले में अपना एक निर्णय दिया और उसमें उन्होंने कहा कि ये जो ट्रिपल तलाक की व्यवस्था है ये गैर कानूनी है और इस गैर कानूनी व्यवस्था को जो है कानूनी, क्योंकि ये गैर कानूनी है, एक कानून बनना चाहिए जिसमें इसका स्पष्टीकरण हो जाए कि ये व्यवस्था गैर कानूनी है। उस स्पष्टीकरण के तहत ये जो है कानून बन रहा है जिसमें कहा जाएगा ये गैर कानूनी है और कोई ये गैर कानूनी काम करेगा तो उसको जो है इसके अंदर सजा मिलेगी। अब बाकी जितने प्रश्न हैं उन पे अगर कोई और कानून बनना चाहिए मुस्लिम सशक्तिकरण के लिए, जरूर बनेगा, उसमें किसको दिक्कत है? क्योंकि इस एक चीज समझ में नहीं आती सुधांशु जी, एक चीज समझ में नहीं आती, आपको मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए, आप मुस्लिम को टिकट नहीं देना चाहते, लेकिन मुस्लिम वुमेन की बहुत फिक्र है आपको। महिला को और पुरुष सुधांशु जी, दोनों मेरा एक सवाल सुन लीजिए। सुधांशु जी, एक सवाल है, सवाल सुन लीजिए। एक सवाल है सर, मेरा एक सवाल सुन लीजिए। किसी महिला का हक जो है किसी भी मर्द से कम नहीं अरे करा मेरा एक सवाल सुन लीजिए हमारा सर। संविधान है सर, मेरा एक सवाल सुन लीजिए। साजिद साहब एक सवाल पूछना चाहते हैं, वैलिड सवाल है, आज सुप्रीम सुन कोर्ट लीजिए, वैलिड सवाल है, बोलिए। सुधांशु जी सुनिए। अरे चुप होंगे तभी। पर्सनल लॉ वाले जो कह रहे थे कि हमारा बोलो। अरे एक मिनट चुप तो रहिए। रहेगा। सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूं सुधांशु जी, आपको मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, मुसलमान को आपको टिकट नहीं देना है, लेकिन आप मुस्लिम महिलाओं की बहुत फिक्र कर रहे हैं, इसके पीछे कोई रीजन है आपका? जवाब। आपको मेरी आवाज पहुंची? हमारे लिए महिलाएं, चाहे वो मुस्लिम महिला हो, चाहे हिंदू महिला हो, चाहे क्रिश्चियन महिला हो, चाहे कोई और धर्म की महिला हो, ये नहीं, हिंदू महिलाओं की आप बिल्कुल बात नहीं करते। आप हिंदू महिलाओं की बिल्कुल बात नहीं करते। जब भी हिंदू महिलाओं की बात आती है तो आप सिर्फ ये कहते हैं कि मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक से पीड़ित हैं। संविधान में महिला को बराबरी का हक दिया है और हम उसे बराबरी का हक दिलवा रहे हैं। अब आप उसको मुस्लिम अच्छा ये बता दीजिए, औरत को आपने इस बिल में क्या दे दिया? हम मुस्लिम औरत को आपने इस बिल में क्या दे दिया? क्या उसका मेहनताना, सुनिए, क्या उसका मेंटेनेंस आपने तय कर दिया, या आपने उसको जो है कोई जॉब तय कर दी, या उसकी कोई माली मदद कर दी, या तलाक उसके हाथ में दे दी? क्या दे दिया औरत को इस बिल में, वो बता दीजिए। हमने उसको ये दे दिया कि कोई जना उस पर अत्याचार करे ये कह के कि तलाक तलाक तलाक, तो यह गलत है।
और ये गलत हो गया, वो जेल चला गया। और हमने लेकिन कहा औरत ये को जो क्या दे करेगा, दिया? उसको आपराधिक मामला अरे मानते सर, उसको औरत को सजा क्या दी मिल गया जाएगी। इसमें? इससे बड़ा ये अपराध तो पहले भी होता था, अब भी होगा। तरीका नहीं हो महिला सकता। को तलाक का आज अधिकार महिला, आपने दिन में मुस्लिम क्यों महिला नहीं दिया? का ये अपराध तो पहले भी होता था, अब भी होगा। अब औरत को आपने क्या दे दिया वो बताइए ना। तलाक हो जाएगा, अरे उसका सर, हमने ये खौफ खत्म महिला किया। को जवाब नहीं दे तलाक रहे का हैं। समाज अधिकार ने उसको आपने क्यों बराबरी नहीं दिया का इस हक दिया बिल है। में? ये बताइए आप। आपने न तो औरत को महिला तलाक को महिला अधिकार तलाक का नहीं दिया अधिकार तलाक दिया, का। ना आपने उसका मेंटेनेंस तय किया, तलाक ना आपने उसके लिए दिलवाने जोड़ और तय देने की। का अपना अधिकार नहीं दिया महिला को। तो कुछ तो दीजिए औरत को कम से कम। तलाक दिलवाने और देने का अधिकार जिसमें आपने नहीं दिया है, ये राशिद जी वो भी कर देंगे, चिंता न करिए। अरे वो कब कर उसका भी देंगे? करना वो भी कब कर करेंगे, देंगे? लेकिन ये अभी एक सीमित मिनट, विषय है। मैं रिजवान अहमद जी के पास सीमित विषय है कि चलता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, एक निर्णय लिया और उस जजमेंट को हमें कानूनी एक मिनट, महिला पुरुष की समानता की बात आप करते हैं, बाकी क्या सवाल आने है वाले दिनों उसका भी में आशा स्वागत है। आप करें कि कहते हैं उसको भाजपा जो है की मेंटेनेंस जो महिला जो है अध्यक्ष या जो संचालक बन जाएगी। आपके समाज ने दूसरा बड़ा अच्छा मुद्दा है। सुझाव दिया। भवानी साहब, वो समानता की बात कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा है। रिजवान साहब मुझे आप बहुत बताइए समानता कि ये की बात जो कर रहे पूरा हैं। कानून बना है, ये जो पूरा कानून बना है, जितना आपने पढ़ा है उसके हिसाब से फ्री एंड फेयर कानून है क्या ये? पहले तो चौरसिया भाई मुझे ये बता दीजिए कि डिबेट में के 45 मिनट बाद ही आपके यहाँ गेस्ट पर पहली बार गेस्ट पर आया जाता है आगे के लिए। आई एम जस्ट आस्किंग फ्यूचर के नहीं, लिए। ऐसा होता नहीं है, लेकिन कभी कभी परिस्थिति बन जाती है और इस बात को गेस्ट को भी बहुत चलिए, अच्छी तरह ठीक है, समझना very good। चाहिए। जी समझ रहा हूं। देखिए, जितनी भी क्वेरीज आप लोग की मैंने सुनी, अगर आप मुझे मौका दें एक एक करके एक एक लाइन में सब क्लियर कर दूंगा। करिए करिए। A to Z। पहली चीज कि सुप्रीम कोर्ट के अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहने के बाद कानून क्यों आ रहा है। 2001 में शमीम आरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रिपल तलाक इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और बिना मेडिएशन के कोई तलाक नहीं हो सकती। क्योंकि कानून नहीं आया, क्या ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस कान से सुना और उस कान से निकाल दिया, मौलाना ने इस कान से सुना और उस कान से निकाल दिया, मुस्लिम मर्द ने इस कान से सुना और उस कान से निकाल दिया। पहली बात। दूसरी बात, कानून बनाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एक चीज को बैन करता है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलता है, जब वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलता है तो पार्लियामेंट उस पर कानून बनाता है, फिर 141 आर्टिकल में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसको इंटरप्रेट करता है। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का उस कानून का इंटरप्रिटेशन होता है हिंदुस्तान में, वो ही कानून बनता है। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड 377 अननेचुरल सेक्स में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कानून बनाना हमारा काम नहीं है। जो भी आदमी ये बात कर रहा है, या मैं उसको इग्नोरेंट मानूंगा, या मैं उसको जाहिल मानूंगा, या मैं संविधान के जानकारी में उसको बिल्कुल गंवार मानूंगा। नंबर 3, आपने कहा कि 22 मुस्लिम देशों में यह चीज क्रिमिनलाइज नहीं है, तो इंडिया में क्रिमिनलाइज क्यों की जा रही है। जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक का आर्गुमेंट चल रहा था और हम लोग बोल रहे थे कि 22 मुस्लिम देशों में ट्रिपल तलाक बैन है, तो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड और मौलाना बोल रहे थे कि हमें 22 मुस्लिम देशों से मतलब नहीं है, हिंदुस्तान की बात करो। अब जब दांव उल्टा पड़ गया है तो कह रहे हैं 22 मुस्लिम देशों की बात करो, हिंदुस्तान की बात ना करो। अब आपको साजिद साहब जवाब देंगे। ये तो अभी आप जुमे से चैलेंज जा रहे हैं, हम 25 साल से चैलेंज जा रहे हैं। हम पहले से बोल रहे हैं कि 3 तलाक आपराधिक है मेरी और बात मुस्लिम खत्म होने देशों देंगे या में नहीं 3 देंगे? तलाक बैन नहीं है, 3 तलाक को एक माना गया है। रिजवान साहब, खुशी ये है, सुनिए, अरे रिजवान साहब, खुशी ये है किसने कानून का विरोध किया है? आप कम उसमें सही संशोधन की बात हो रही कि कानून का कौन विरोध कर रहा है? खुशी ये है कि आप कम से कम आज मौलानाओं को नाम लेकर गाली नहीं दे रहे हैं। सुनिए मेरी बात, आपने टोपी पहनना शुरू कर दी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये बताइए, जब हम कानून के खिलाफ थे, मेरी सुनिए, जब हमने कहा कि कानून नहीं बनना चाहिए, आपने कहा कानून बनना चाहिए। जब हमने कहा कानून बनना चाहिए, आपने कहा कानून नहीं बनना चाहिए। अच्छा, जब हमने कहा तलाक, अरे आपको हमारी जल्दी खत्म करिए, आप जल्दी खत्म करिए, मैं मोनोलॉग नहीं चलने दे सकता।
क्या आप मुझे बोलने तो देंगे बीजेपी या के मैं प्रवक्ता जाऊं? ज्यादा लग रहे हैं, वकील कम क्या लग आप रहे मुझे हैं। बोलने देंगे? मेरी बात खत्म करने आप देंगे? बीजेपी के भाई, प्रवक्ता इसको ज्यादा तो- वकील कम लग रहे हैं। इसको मुस्लिम संस्थाओं मैं उलमा की जाहिल मुखालफत के लिए मौलानाओं खड़ा से किया बात गया नहीं है। करता हूं। उसी उद्देश्य के सामने लाया गया आप ये बीजेपी के जिन प्रवक्ता मुद्दों लग पे रहे ये हैं बहस बीजेपी कर रहे के। हैं उनका विरोध कौन कर रहा है? आप सब मुझे मेरी समर्थन बात कर रहे हैं खत्म करने कानून का। देंगे चौरसिया जी या नहीं? सर आपके साथी पैनलिस्ट हैं। कोई नई बात बताइए भाई, नई बात ये तो बताइए हो आप गई। जो है उतना बहुत हम बार लोग सुनते जानते आए हैं। हैं। ये कोई तमीज ऐसा नहीं नहीं है हम लोग चौरसिया कानून जी। नहीं जानते हैं। आप मेरे पास 45 मिनट में आए, मैं चुपचाप बैठा रहा, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। तो ऐसा मैं थोड़ी किसी कि के बीच में नहीं सारी बोला। आपको मिल जाएंगी। मैं जाहिल मौलाना उसे तू मैं करने नहीं आया हूं। आप मेरी आखिरी बात ये सुनिए। तो आपके अंदर जो कुछ है वो निकल ये रहा है। आपका जो कहा आपके खुद बर्तन में जहालत है। निकल रहा किसी को हम तो जाहिल आपको कहना जाहिल खुद नहीं जाहिल कह रहे होने का हैं नाम आता है। मैं पहले जाहिल आपको तहजीब जाहिल नहीं सिखा कह रहे दीजिए। हैं। मैं करने ये नहीं आपके आया हूं। पहले जो है वो तहजीब निकल सिखा रहा है। कीजिए बोलने के लिए। आप ये मुझे जाहिल मेरी बात कहना खत्म खुद करने जहालत देंगे की या बात नहीं? है आपकी। आपके जो बर्तन में है हाँ। वो निकल रहा है। हम हमने लोग कुछ नहीं आपसे कहा। कम जो है वो मुझे कानून नहीं अपनी जानते बात हैं। खत्म करने देंगे हम जो या है नहीं? 25 साल से कानून पढ़ा रहे हैं, शरीयत को पढ़ा रहे हैं, आप हमें बता रहे हैं। जिन मुद्दों पे बहस हो रही है बताइए, कोई नई आप बात जो मुझे है। मेरी बात खत्म करने देंगे या नहीं? आपके पास बात ही नहीं है ना, सिवाय मुखालफत की बात नहीं है आपके पास। देर में तो आप बात आपके खत्म कर पास देते कोई मुद्दा ही नहीं है बोलने के लिए। सिर्फ जो है आपको वो जाहिल कहना है, फला कहना है, ताकि ये गाली दे डिबेट रहे जो है आप मुझे मेरी दूसरी बात तरफ खत्म चली करने जाए। देंगे या नहीं? यहाँ जाहिल कहने के लिए आपको नहीं बोला है। मैं मुद्दे पे नबी- बहस कीजिए। मैं कानून में आप जाहिल नहीं हैं। कानून में आप जाहिल हैं। किसने कह कानून दिया? में आप जाहिल हैं। किसने कह दिया? संविधान कौन में सी आप गलत जाहिल बात कही है? हैं। आईपीसी में आप जाहिल हैं। छिड़ रहे हैं, छोड़ दीजिए ना उसको, अवॉइड कीजिए। कौन सी आप मुझे गलत मेरी बात बात है खत्म कानून करने के देंगे खिलाफ जो है कही गई प्लीज, है? या मैं जाऊं? मैं बड़ा क्लियर बात करता हूं। अस्सलाम वालेकुम, जाइए। जाइए जाइए, आप जो है जा सकते मैं हैं। आप मेरे बात नहीं खत्म आप करने सब मेरे देंगे या मेहमान नहीं? हैं। अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है, हम फिर से इस पर ना, बहस करेंगे आप क्योंकि मुझे मेरी इस पर बहस हमारी लगातार जारी रहेगी। और रिजवान साहब एक बार फिर आएंगे, एक बार फिर बात करेंगे और अपनी बात को रखेंगे। और मैं एक बात साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि 3 तलाक इस मुद्दे पर इंडिया न्यूज ने बहुत बहस की थी, बहस की शुरुआत की थी, लेकिन हमारा भी मानना यह है कि एक ऐसा बिल बनना चाहिए जो सबकी स्वीकृति के साथ बने। और पार्लियामेंट, मेरे ख्याल से पार्लियामेंट में बिल तभी पास होता है जब सबकी स्वीकृति होती है। तो देखते हैं पार्लियामेंट में इस पे क्या डिस्कशन होता है। हमारे महाबहस में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मैदा तथा सस्ते व कम गुण वाले पाम ऑयल के स्थान पर